जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, एक बहुत ही संजीदा मामले पर आपके सामने रूबरू हुआ हूं। और मैं आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूं या जो बात आज आप सुनेंगे, उन बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। खास करके दोस्तों, हम आज जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस समाज और सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और उस हमारे अगल बगल आज जो समाज में जो कुछ भी घटता है, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो रेलवे का पायलट हो, चाहे वो इवन कि हमारे दरवाजे पे जो सुबह स्वीपर झाड़ू लगाता है, वो भी हमारे लिए, हमारे समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान करता है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से देश के हालात हैं, जो आज हमें बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो समझाया जा रहा है, उन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। खास करके तब, जब आज से कुछ दिन पहले, 5-8 साल पहले, 7 साल पहले, जब कोई पत्रकार, अच्छा जर्नलिस्ट सुबह से लेकर के शाम तक अपने न्यूज़ को, अपने देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको कवर करता था, और शाम को, रात को बैठ करके, रात भर जब वो अपनी आंखों की नींद को गंवा करके अपने कलम से कलमकाजी करता था, तो सुबह वो कहीं ना कहीं इस बात का उम्मीद रखता था कि रात भर जागने के बाद जो उसने खबर लिखी है या जो खबर वो चलाएगा, तो सुबह वो देश सुनेगी और देश पढ़ेगी और देश उस पर यकीन करेगी। मगर जिस तरीके से आज तमाम मीडिया हाउसेस पर ये इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि आप गोदी मीडिया हैं, आप चाटू पत्रकारिता करते हैं, आप बिके हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सच भी है दोस्तों। क्योंकि आप इससे पहले, 10 साल पहले, कभी भी आप रिकॉर्ड से उठा के मुझे दिखा दीजिए कि आज से ठीक 7 साल पहले, इस सरकार से पहले, कभी भी इस तरह की आवाज़ें नहीं उठी कि ये गोदी मीडिया है या ये चाटू जर्नलिस्ट है या ये बिके हुए हैं। मगर आज से ठीक 7 साल या 8 साल पहले इन सब चीज़ों से कहीं भी हम लोग रूबरू नहीं हुए, ना इन चीज़ों को सुना। तो कहीं ना कहीं आज जब ये इल्ज़ाम इन मीडिया हाउसेस पर उठ रहे हैं, तो ये सच भी है दोस्तों। क्योंकि आज मीडिया के ऊपर देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों, कि वो देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको सही दिखाएं और उसके बारे में सही लोगों को जानकारी दें। क्योंकि आप देख रहे हैं, आज करीब तकरीबन 3 महीने हो गए देश में किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है, मगर सरकार के कान पर इस बात का जूं तक नहीं रेंग रहा है दोस्तों। वो किसान जो जमीन के सीने को चीर के धरती के फसल, जमीन जमीन को चीर करके धरती से फसल निकालता है, उसको खेती के बारे में समझाया जा रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि किसान हमसे और आपसे बेहतर ये समझता है कि खेती के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है। सरकार को ये चाहिए कि किसान की बात को सुने और किसान की क्या ज़रूरत हैं, क्या मसलाहत हैं, उनके जो मसले हैं उस पर उनसे बात करें। ना कि कोई कानून बना करके सीधे किसान के ऊपर थोप दिया जाए और ये बोला जाए कि आप को यही कानून, यही बात माननी होगी जो हम बोल रहे हैं। खास करके दोस्तों, ये सरकार ये सोचती है कि जब से ये सरकार जीत के आई है या दिल्ली में ये हुकूमत कर रही है, तो इसको लगता है कि जीत के आने से ही इसके सारी बातें जो भी ये बोलेगी, देश का आवाम, देश की जनता इस बात को मान लेगी। बल्कि इस सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत और हार एक हमारा और आपका संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी सरकार को चुनते हैं और वो सरकार फिर दिल्ली में आती है। और वो सरकार को जब हम वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना अधिकार उसको देते हैं कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचें और आप हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा हो वो करें। ना कि आप अपने फ़ायदे के लिए काम करें, ना कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए काम करे। मगर कंटिन्यूअस दोस्तों, आज 5 साल या 6 साल से जिस तरीके से इस सरकार ने झूठ का सहारा लिया है, हम लोगों को बरगलाया है, हम लोगों को धोखे में रखा है, कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें, इनका पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है कि ये कितनी झूठ के तरीके से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं और कितनी तरीके से झूठ बोल करके इन लोगों ने देश के आवाम को धोखा देने का काम किया है। आप देखिए, जो भी वादा इस सरकार ने किया, चाहे वो जीडीपी के मसले पर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के मसले पे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के मसले पर हो, चाहे वो वुमेन सेफ्टी के मसले पर हो, चाहे वो लॉ के मैटर पे हो, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर के मैटर पर हो, तमाम कहीं ना कहीं ये फेलियर रहता। और जो भी बातें इन लोगों ने कही थी दोस्तों, वो टोटली फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं किसानों की बात करूं दोस्तों, तो किसान वो है दोस्तों जो सुबह से शाम तक खेत में रहता है और ज़मीन को चीर करके उसमें से फसल उगाता है, और वो अच्छे तरीके से समझता है कि हाँ, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मगर कहीं ना कहीं सरकार एक ऐसे फैसले को उसके ऊपर लाद देना चाह रही है जो सरकार भी समझती है
कि उसमें सरकार का फायदा है ना कि किसानों का। अगर किसानों का फायदा होता तो आज आप देख रहे हैं 3 महीने में करीब 100 से ज़्यादा किसान वहाँ सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली में मारे गए दोस्तों इस ठंड में। मगर किसान का बातों को ना ही सरकार सुनना चाहती है ना ही समझना चाहती है। किसान की बातों को अगर ये सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात ये जानते हैं कि जो पीछे कॉरपोरेट घराने हैं जिनसे इनको फंडिंग हुई है, इस गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं, वो तमाम अब वो पूरे देश में जग जाहिर हो चुका। अब ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है अब हमको इन बातों से बहुत आगे निकल जाना चाहिए कि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों के ऊपर ये बात डालना चाहती है कि आपके लिए फ़ायदे का है। तो अगर आप किसान उस बात को मान लेगी तो उसके लिए फ़ायदे क्या है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको क्या नुकसान है, कम से कम ये देश की जनता को आपको बताना चाहिए। जिस तरीके से किसान अभी तक अपने बात पर कायम है, वो मरने मिटने को तैयार है मगर इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो किसान को आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस कानून को बनाएंगे तो किसानों का फ़ायदा है, मगर आप कम से कम देश को ये भी बताइए कि अगर ये कानून आप नहीं बनाते तो आपको नुकसान क्या है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि सरकार को भी ये बात बतानी चाहिए कि अगर ये कानून सरकार वापस ले ले तो सरकार को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि सरकार को क्या नुकसान है, कौन सी ताकत है जो आपको कानून वापस लेने के लिए रोक रही है, या कौन सी आपकी मजबूरी है कि जिससे आप इस कानून को वापस नहीं लेना चाहते। दूसरी बात दोस्तों, आप जब भी इस देश में डेवलपमेंट की बात हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम डेवलपमेंट पर काम करेंगे, हम ग्रोथ पर काम करेंगे, हम जीडीपी पर काम करेंगे। नतीजा ये है दोस्तों कि आप देखिए कि नोटबंदी के बाद से लगातार देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट कंटिन्यूअस जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है। आप वो रेलवे को बेच रहे हैं, वो बीएसएनएल को बेच रहे हैं, वो एलआईसी में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, वो बीएसएनएल को बेच रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जिस सरकार ने हमें आज से कुछ चुनाव में ये वादा किया था कि कम से कम 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, तो नतीजा ये हुआ कि आप रिपोर्ट देख लीजिए, उन रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये पता चलेगा कि हर साल कम से कम 6 करोड़ लोगों देश में बेरोजगार हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास करके इस देश में नौजवानों को, युवाओं को, और देश में जो हमारी बहनें हैं जो स्कूलेज में, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनको इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस देश में हमें और आपको अपने ह्यूमन जो राइट्स है उस राइट्स को इस सरकार से लेना है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब भी हम राइट्स की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, या कोई भी, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, जब भी वो इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। आप देखिए कुछ दिन पहले हमारी एक एमपी हैं महुआ मित्रा जी, वो पार्लियामेंट में कोई बात बोल रही थी सरकार के खिलाफ, वो पटल पर ये बात कर रही थी, डेस्क पर बात कर रही थी। अगर उनकी कोई बातें सरकार को अच्छी नहीं लगी होंगी तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, सदन में कार्रवाई कर सकते थे, माननीय स्पीकर महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, बल्कि नहीं किया गया दोस्तों। सदन से बाहर उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, दिल्ली में उनके घर को में उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो भी हथकंडे ये अपनाते हैं वो इसी तरीके से अपनाते हैं कि चाहे वो सेना का मामला हो, चाहे वो उनका 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, वो किसानों का मामला हो, वो बैंक एम्प्लॉयज़ का मामला हो, जब भी कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो वो इनके खिलाफ इतनी तगड़ी और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। मगर दोस्तों, देश में नौजवान और युवा शक्ति को, इस हुकूमत को समझना होगा कि जब भी देश में नौजवान और युवाएं और यूथ इस चीज़ों को समझने लगा है तो कहीं ना कहीं इस सरकार का उल्टा दिन, जिसको हम काउंटडाउन कह सकते हैं, वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं बता दूं कि सरकार ने इस बात को हमेशा दोहराती रही, नारे में चिल्लाती रही, अपने वादे पर प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई की मार अब नहीं सही जाएगी, और अच्छे दिन आने वाले हैं, और आपकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, और महंगाई की मार अब नहीं वो एक्सपेक्ट की जाएगी, अब महंगाई कम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का दाम कम हो जाएगा। तो नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आप देखिए, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा था वो यही था कि सरकार ने ये बात हमें और आपसे कहीं ना कहीं हिडन रखी थी कि अब की बार पेट्रोल 90 के पार, और अब की बार गैस की टंकी 800 के पार, और अब की बार सरसों का तेल 300 के पार। ये हमें और आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है
कि आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो सरकार ये कहती थी कि पेट्रोल देश में 30 या 35 रुपये बिकना चाहिए, वो सरकार, मैं पुराना वीडियो भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का रेट फॉरेन कंट्रीज में कम है, उस तरीके से क्रूड ऑयल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार में वो हमेशा आरोप लगाते रहे कि देश में पेट्रोल 28 से 27 रुपये लीटर बिकना चाहिए। मगर आज उनके हुकूमत में जब वो आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो पेट्रोल कहीं ना कहीं 90 रुपये जा चुका है दोस्तों। और गैस की जो हम लोग तमाम पूरे हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं वो गैस के बगैर या हमारे घर में ईंधन के बगैर, गैस के बगैर उनका काम नहीं चल सकता। वो 750 रुपये से ऊपर का बिक रहा है। और एक खास ज़रूरी बात दोस्तों, ये बात हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो गैस पे सब्सिडी मिलती थी हम लोगों को, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था पैसा, वो सब्सिडी कहीं ना कहीं सरकार ख़त्म कर चुकी है दोस्तों। आप अभी भी आज के डेट में भी अपने बैंक में देख सकते हैं कि जो गैस की सब्सिडी वो आपको आती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कागार पर है दोस्तों। कुछ दिनों से लगातार इतनी तेज़ी से ये चीज़ों का दाम, कमोडिटीज़ का दाम बढ़ रहा है और महंगाई इस कदर हमारे सर पर हावी है दोस्तों। और ये सरकार इस बारे में सोचने को फ़िक्रमंद नहीं है। बस कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये बात है कि लोगों को किसी न तरीके से धोखा दिया जाए और हिंदू मुस्लिम किया जाए, और मस्जिद का मामला, मंदिर का मामला, राम के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, और तो इन्हीं चीज़ों के अंदर देश में जनता को घुमाया जाए। और इनको इस चीज़ों में हमें घुमाने से फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो सरकार को पता है कि सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार को सवाल पसंद नहीं है दोस्तों। सरकार किसी भी तरीके से सवाल सुनना नहीं चाहती। आप देखिए, इसी सरकार ने ये वादा किया था वुमेन सेफ्टी के मामले में कि वुमेन सेफ्टी के लिए हम काम करेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। कुछ दिन पहले की घटना है दोस्तों, हम और आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। हाथरस की घटना पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का मामला था दोस्तों। वहाँ बीजेपी की हुकूमत में, इनके हुकूमत में, गवर्नमेंट ने रातों रात इस तरीके से प्लान बनाया पुलिस ने कि उस जो जिस रेप पीड़िता थी उसके बॉडी को रात में ले जाकर के जला दिया गया। इवन कि उसके फैमिलीज़ के लोगों से भी मिलने नहीं दिया गया, ना ही देखने दिया गया। उनके फैमिली के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। हाथरस का मामला हमारे और आपसे और पूरे देश से छुपा नहीं है कि सरकार ने जो वुमेन सेफ्टी की बात करती थी, वुमेन्स सशक्तिकरण की बात करती थी, महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, उसका नतीजा क्या हुआ। जीडीपी पर आप देखिए कि जहां वो $5 ट्रिलियन जीडीपी की बात करते थे कि $5 ट्रिलियन की जीडीपी देश में बनाएंगे, तो दोस्तों 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते बनाते कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को 23% निगेटिव जीडीपी में ढकेल दिया दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मामला है हमारे और आपके लिए कि देश का जीडीपी 23% निगेटिव में चला गया। ये देश में जब से देश इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ, ये पहली बार हुआ दोस्तों कि देश 23% जीडीपी हमारा नेगेटिव में है। और जो भी लोग हमारे इस सरकार में सिस्टम के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस बातों को दबा देती है और दबाना चाहती है। और ख़ास करके मीडिया हाउस जो सच है दोस्तों, वो सच को दिखाना नहीं चाहती। आप देखिए कि सेना का 1 रैंक पेंशन का मामला क्या हुआ, एग्रीकल्चर का मामला क्या हुआ, आपने गंगा नमामि प्रोजेक्ट का बात की थी, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। ये तमाम कहीं ना कहीं झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात है, यूथ की आवाज़ को, हमार आप जिन चीज़ों को समझते हैं उन चीज़ों को वो पब्लिक में आने नहीं देना चाहती, वो उन चीज़ों को उजागर नहीं होने देना चाहती, तक इसलिए कि हम और आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये जो हमेशा बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, तो क्या हुआ ब्लैक मनी का दोस्तों? 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, वो हमसे आपसे छुपा नहीं है। इन बातों पर मैं जाना नहीं चाहता कि कहाँ गए वो 15 लाख रुपए। आपने सबका जनधन अकाउंट खुलवा दिया और जनधन अकाउंट में खुलने के बाद बैंक उस पर चार्जेस लेते हैं, उस पर प्लांटी मारते हैं। बैंक उसमें बोलते हैं कि 1,000 रुपया या 2,000 रुपया, अलग अलग बैंकों का अलग अलग कंडीशन है कि आप इसको इतना रखना होगा, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। और जनधन अकाउंट में भी फाइन लगाने लगे कि आपको इतना पैसा रखना ही होगा मिनिमम, नहीं तो आपको इतना फाइन लगा दिया जाएगा। आप देखिए कि जो जिस तरीके से ये बताते थे चीज़ों को, वो ठीक इसका डिफरेंट होता है। आपने कहा था देश में कि 200 से ज़्यादा फास्टैग कोड बनाएंगे। आप नतीजा ये हुआ दोस्तों कि 200 से ज़्यादा फास्टैग बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी ने ये बात हमें बताई नहीं थी कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिस मशीन में फास्टैग कोड
वो इसीलिए बनाना चाहते थे, उन्होंने ये बात अपने दावे में भी कहा है, अपने भाषणों में भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसमें जितने भी दागी मंत्री होंगे, जितने भी दागी पॉलिटिशियन होंगे, उनका ट्रायल चलाया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा। मगर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ये बताना भूल गए थे दोस्तों कि वो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना रहे हैं कि बीजेपी का वो बहुत बड़ा ही वॉशिंग मशीन होगा, जिसमें कोई भी दागी पॉलिटिशियन, कोई भी करप्ट ऑफिसर, कोई भी दागी मंत्री होगा तो वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाएगा, तो सर्फ एक्सल से धुल के वो बहुत पाक साफ हो जाएगा दोस्तों, और वो साफ होके निकल जाएगा। जैसे ही वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाएगा वो साफ होके निकल जाएगा। तो 200 से ज़्यादा फास्टैग कोड तो बने नहीं दोस्तों, बल्कि हाँ, बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा जो है कि वॉशिंग मशीन बनाया है, जिसमें अगर आप कोई भी करप्ट ऑफिसर होगा या कोई भी करप्ट पॉलिटिशियन होगा तो वो उस मशीन में जाएगा तो वो धुल के निकल जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों हम जिस तरीके से आज देश में जो हमारे एसेट्स हैं उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। जो जो एसेट से हमें फ़ायदा है, जो एसेट हमें फ़ायदा कमा के देते हैं, जो एसेट हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है, आप LIC ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, आप एयर इंडिया ले लीजिए, आप BSNL ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये तमाम सेक्टर को गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में देना चाहती है सर दोस्तों। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा देश का सिस्टम ही ये प्राइवेट, उनके जो प्राइवेट कॉरपोरेट फ्रेंड हैं उनके हाथ में चला जाना डाल देना चाहते हैं या दे देना चाहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि दे देना चाहते हैं, और पूरी की पूरी ये तैयारी भी कर चुके हैं। खास करके मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ भाई हैं, देश में हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, वो एयर इंडिया में काम करते हैं, वो BSNL में काम करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, मैं खास करके उनसे गुजारिश करूँगा दोस्तों कि वो कम से कम अपनी आवाज़ को उठाएँ। यही वक्त है दोस्तों कि आपको अपनी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए दोस्तों। आप रेलवे को देख लीजिए, आप BSNL को देख लीजिए, आप एयरटेल, तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ दूसरे सेक्टर का मामला है। अगर प्राइवेट कंपनियां बिक रही हैं दोस्तों, वो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगली बारी आपकी है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों इस सरकार को कि रेल बेच दोगे, BSNL बेच दोगे, एयर इंडिया भेज दोगे, और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तुम उसको जेल भेज दोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से ये सरकार आवाज़ को दबाना चाह रही है, जिस तरीके से ये किसानों को आवाज़ को दबाना चाह रही है, किसी भी आंदोलन को ये दबाना चाह रही है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा वो इसको दबाना चाह रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि हमें और आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्यों ये उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में तमाम बात करते हैं, वो 10 साल पहले की घटना को याद कर करके रोते हैं। उनके दाहिने हाथ के बगल में 200 से ज़्यादा किसान किसी न किसी तरीके से 2 महीने 3-4 महीने के अंदर अंदर में 200 से ज़्यादा किसान मर गए दोस्तों। वो उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, वो उनसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। खास करके तब जब आप ये कानून बना रहे थे, तब भी आपने किसानों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझी। आप सोचिए कि अगर आप किसी के फ़ायदे के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो कम से कम आप उससे एक बात पर डिस्कस तो करेंगे। हम अगर कोई कपड़ा भी सिलवाते हैं दोस्तों, अपने लिए शर्ट भी सिलवाते हैं, तो हम टेलर के पास जाते हैं, उसको उससे पहले नाप लेते हैं। तो वो टेलर हमसे जब नाप लेता है तो वो ये पूछता है कि आप बताइए आपके हाथ कैसा होगा, आपका कॉलर कैसे होंगे, आपके बटन कैसे होंगे। वो अगर हमारे लिए कुर्ता सीता है दोस्तों, हमारे लिए शर्ट सीता है, हमारे लिए पैंट सीता है, तो वो कम से कम हमारे एडवाइस लेना ज़रूरी समझता है। वो जानता है कि वो अच्छा एक टेलर है, मगर फिर भी वो हमसे एडवाइस लेता है, क्योंकि उसमें हमारी रजामंदी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मगर इस सरकार ने इस कानून को बनाते वक्त किसानों से, ना ही पार्लियामेंट में, ना ही सदन में, ना ही विपक्ष से, ना ही ऑफिसर से, ना ही कोई बड़े किसान संगठन से पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी। खास करके दोस्तों ये बात बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्या इतना ज़्यादा इमरजेंसी आ गया था कि जब पूरे देश कोरोना के पेंडेमिक से दौड़ रहा था, उस वक्त इस कानून को पिछले दरवाजे से बनाया गया। ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार के साथ, ऐसा क्या मामला था, ऐसा कौन सा चाप, ऐसे कोई प्रेशर, किसके प्रेशर पर वो काम कर रही थी। जब देश पेंडेमिक से गुजर रहा था उस वक्त ये कानून बनाया गया। ना ही किसानों से समझा गया, ना ही पार्लियामेंट में इसका बारे में डिस्कस की गई, ना ही विपक्ष से बात की गई, ना ही हाउस में इसके बारे में चर्चा की गई। वो किसी से इस बात में जिक्र करना भी नहीं चाहते थे दोस्तों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पीछे जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके इशारे पर काम कर रहे थे।
और जिसके लिए वो कानून बना रहे थे वो उसके फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपने कॉर्पोरेट जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में सोच रहे थे। आप देखिए दोस्तों कि जब जब देश में 1 साल करीब करीब 7 या 8 महीने करीब देश में लॉकडाउन लगा रहा, और अभी भी बहुत सारे हम जैसे हालात से गुजरते हैं, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से हम यही कामना करते हैं कि हम इस पेंडेमिक से जल्दी बाहर निकलें, और इससे हमें और आपको ऊपर वाला बचाने की कोशिश करे, और हमें और आपको इससे एहतियात अभी भी ज़रूरी है दोस्तों। मगर उस वक्त जब सारे होटल, सारे रेस्तरां, सारे रेस्टोरेंट, ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म सब कुछ बंद थे दोस्तों, पीछे से किस तरीके से कॉमोडिटीज़ की चीज़ों को दाम को बढ़ाया गया। आप देखिए कि 1 साल पहले का आप गूगल में सर्च करके देखिए, मस्टर्ड ऑयल क्या रेट था, फॉर्चून का जो ये रिफाइंड तेल है वो क्या रेट था। 76 रुपये, 77 रुपये रिटेल बाजार में 76 रुपये में बिकने वाला फॉर्चून का तेल आज 125 या 26-30 रुपये के करीब बिक रहा है दोस्तों। 84-85 रुपये बिकने वाला मस्टर्ड 150 के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री जी ने ये बात बताई नहीं थी कि वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। 40 लाख करोड़ रुपए का देश में कमोडिटी प्रोजेक्ट का काम है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने इन बातों को जानते हैं कि इस चीज़ पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं किसानों पर कब्जा करना चाहते हैं। आप बताइए कि देश में किसान अनाज को पैदा करेगा, वो फसल को पैदा करेगा, रात दिन मेहनत वो करेगा, माल बेचने का इख्तियार आपका होगा। ये कैसा कानून है? आप मुझे बताइए, इन चीज़ों के बारे में आपको देश को बताना होगा कि एक किसान सुबह से लेके शाम तक 2 महीने 4 महीने उस फसल को उगाने में रात दिन उस खेत में उसका खून पसीना लगा रहता है, और वो फसल को पैदा करेगा, और बेचने का इख्तियार आपके कॉर्पोरेट दोस्तों को होगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कॉर्पोरेट आपके दोस्त हैं वो जानते हैं, पूरा देश जान चुका है कि अडानी ग्रुप ऐसी कंपनी, रिलायंस ग्रुप ऐसी कंपनी, किस तरीके से, आप देखिए अडानी ग्रुप की कंपनी फॉर्चून लिमिटेड ने किस तरीके से रिफाइंड तेल का दाम, मस्टर्ड ऑयल का दाम पूरे देश में किस तरीके से बढ़ाया। और जो जो छोटी छोटी कंपनियां थीं, ये भी एक जानने की बात है कि इन्होंने दोस्तों अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर, अपने पैसे के दम पर, जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। उनको एक्वायर करने का मकसद ही इनका यही था कि कहीं ना कहीं ये पूरे कमोडिटी सिस्टम पर, देश का जो कमोडिटी सिस्टम है हमारे और आपके बीच में, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में मोदी खाना का सामान बोलते हैं, एग्रीकल्चर का सामान बोलते हैं, बाजार में जो सामान होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको ये एक्वायर करना चाहती है दोस्तों। और हमें और आपको इस चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अब आप देखिए, मैं बार बार आपको आप चीज़ों का दाम बताइए। आप देखिए कि जब देश में किसान फसल पैदा करेगा, ये खेत में जा कर के उससे 1 रुपये का एक बंधा गोभी लेंगे, वो 1 से 1.5 रुपये का लेंगे, और उसके बाद वो बंधा गोभी इनको 60 या पैसे का, या 1 रुपये का, या 1 रुपये 10 पैसे का दाम वो किसान को देंगे। उसके बाद वो इसको अपने मॉल में लाएंगे, वो अपने बड़ा 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 इनका रिलायंस का ट्रेंड है, और अदानी ग्रुप के बड़े बड़े मॉल्स हैं, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, आप देख सकते हैं गूगल में। तो ये उस पर अपना फिर रैपिंग करेंगे, और उसके ऊपर आलू के ऊपर रैपिंग करेंगे। जो किसानों से इन्होंने 1.5 रुपये किलो लिया, आलू लिया हुआ है, वो भी ये फिर सीधे सीधे 20 रुपये किलो बेचेंगे। और वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान से लिया हुआ माल, अगर वो किसान ये बोलेगा कि आपने मुझे 1 रुपये का सामान लिया और आप ये 20 रुपये का बेच रहे हैं, तो उसके खिलाफ किसान को अपीलिएट कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। इस कानून में ये बात साफ साफ लिखा है कि किसान को, जो बिजनेसमैन है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए अपीलिएट कोर्ट भी नहीं बनाया है। सरकार की ये समस्या नहीं है दोस्तों कि सरकार किसानों की बात, अपनी बात को मनवाना चाहती है, या किसानों को अपनी बात को समझाना चाहती है। सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं किसान इस कानून को समझ चुके हैं। सरकार मनवाना चाहती है या समझाना चाहती है, ये जरूरी नहीं है। सरकार की मुसीबत ये है दोस्तों कि देश का किसान, देश का जो एग्रीकल्चर वर्कर है, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुका है, और वो बहुत ही जल्दी, अब आप ये सोच लीजिए कि जो भी आपने, अगर ये सोचते हैं कि आप जीत के आए हैं तो इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा, वही सच है, तो कहीं ना कहीं आप ये इन चीज़ों के गलतफहमी में हैं दोस्तों। क्योंकि जब भी देश, आज हम और आप, मैं आपने इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, या पार्लियामेंट है, या हमारा सदन है, या हमारे संविधान है, आप जिस तरीके से पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को बदल देना चाहते हैं, संविधान को बदल देना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को समझना होगा कि देश में आज हम और आप इस तरीके से बैठे हैं, अगर आप वहाँ प्रधानमंत्री भी बन के बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें आंदोलन से ही मिला है।
देश में दोस्तों जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो आंदोलन से मिली है, और ये सरकार सोचती है कि कोई भी आंदोलन इनके खिलाफ होगा तो उस आंदोलन को ये दबा करके कुचल देंगे। वो किसी न किसी षड्यंत्र से वो किसानों को खालिस्तानी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे। सोचने की बात है दोस्तों कि जो आप मनप्रीत सिंह नाम के गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर वो किसान बेचारे शहीद हो गए, उनका दो बेटा फौज में है, और आप उनको खालिस्तानी बताते हैं। जब कोई आपके साथ है तो आपका है, और जब वो आपके खिलाफ बोलेगा तो वो उग्रवादी है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। वाह रे सरकार, वाह, आपकी ये दोगली जो रणनीति है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ख़ास करके आप आज तक जो आप देश में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, देश में लोगों को बांटना चाहते हैं, आपने जिस तरीके से 6 साल में देश में जो हमारा गंगा जमनी हुई तहजीब था उस तहजीब को तोड़ा है, ये देश कभी भी आपको आपके इन कामों के लिए नहीं भूलेगा। और ये देश में ये काला दिन चल रहा है, जिस तरीके से आप लोग देश में हमें और आप हिंदू मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर आप जो हमारा लीगल राइट है उसको दबा देना चाहते हैं। ये काला दिन है दोस्तों, देश में एक तरह का काला दिन चल रहा है जब हमारे हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और एक दूसरे को दूर किया जा रहा है। आप देखिए कि आप इन चीज़ों को कभी समझिए दोस्तों, कि इन 5-6 सालों में अब बहुत ही संजीदा ये मैटर है कि इन 5-6 सालों में क्या सच में हमारे देश में, हमारे और आपके भाईचारे में कमी आई है। आप इन चीज़ों को बहुत ही गंभीर से सोचिएगा कि क्या 60 साल या 8 साल पहले ये हालात थे जो हालात अभी हैं। आपने देश में एक पढ़े लिखे तबके को भी इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया है कि वो अब सही या गलत सोचने के माइंडसेट में नहीं है। वो बस हिंदू मुसलमान आप कर कर के लोगों को दूर कर देना चाहते हैं। आप लोगों को दूर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में आप डेवलपमेंट को लोगों से दूर करना चाह रहे हैं, आप फेडरल स्ट्रक्चर को दूर करना चाह रहे हैं, आप हमारे संविधान को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं होगा। अगर आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके कॉर्पोरेट घराने आपके पीछे हैं तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि हमारे देश में हम उसी देश में रहते हैं। खास आप ये इन चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री जी को समझने की ज़रूरत है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में एक पतला सूती का कपड़ा पहना हुआ गांधी नाम का आदमी एक हाथ में लाठी लिए हुए अंग्रेजी से लड़ा और उसने इस देश को आज़ादी दिलाई। आपको ये लगता है कि अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो आप उसके आवाज़ को दबा देंगे, या आप अपनी बात को झूठ फैला करके झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल करके आप इतनी बार झूठ बोलेंगे कि लोग उसको सच मान लेंगे। तो ये कभी भी नहीं होगा। आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये शहीद आजम भगत सिंह की ज़मीन है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़मीन है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन है। और ख़ास करके हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, वो एक पतला कपड़ा सूती पहना हुआ इंसान, हाथ में लाठी लिए हुए, ना उसके साथ सेना थी, ना उसके साथ बल थे, ना उसके साथ फौज थी, तो वो अंग्रेज़ों से लड़ा और उसने देश को आज़ादी दिलाया। इसलिए नहीं कि आप उस बूढ़े से शख्स ने इसलिए देश को आज़ादी नहीं दिलाई, और तमाम जो हमारे शहीद देश को आज़ाद कराने में अपने शहीद हो गए, अपने बलिदान दिया, अपने लहू की आहुति दी, तो इसलिए नहीं कि आप एक ऐसा देश बनाएं जिस देश में नफ़रत हो, जिस देश में आप देश को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल रहे हैं। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, और ख़ास करके आप इसीलिए पीछे ढकेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके कॉर्पोरेट घराने जो हैं, आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स जो हैं, जो धनपति लोग हैं, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, आप उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। खास करके आप जिस तरीके से गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट को, गवर्नमेंट्स के सारे पीएसयूज़ को प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, तो ये बात तो समझने की ज़रूरत है कि आप उनको क्यों देना चाहते हैं और आपको उसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। आशा करूँगा दोस्तों, मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमें और आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ख़ास करके ये कि आज देश में जो भी बात होती है, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखें, चाहे वो न्यूज़ में देखें, आप दोस्तों कम से कम सबसे पहले आप हिंदू ना होके, मुसलमान ना होके, इन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि हम इस देश के सबसे पहले नागरिक हैं, और एक नागरिक के नाते इस देश के लिए हमारा क्या फ़र्ज है। इस एक नागरिक, एक अच्छे सिटीजन का सबसे पहला जो जिम्मेदारी है दोस्तों, वो ये है कि वो अपने देश के लिए सोचे। ये सबसे बड़ी बात है। वो सुबह उठे तो कम से कम 5 मिनट वो ये सोचे कि आज मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे देश को फ़ायदा पहुंचे।
और ये हम तमाम लोगों में ये चीज़ें हैं दोस्तों। इस बात का सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अपने देश से, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज भी हम लोग गंगा जमनवी तहजीब में इस बात पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, मैंने आपको बताया कि हमारे दरवाजे पे जो स्वीपर भी काम करता है, वो तमाम कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को, इस फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने में हमारे और आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। खास करके दोस्तों आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और आशा करता हूँ मैं जो बातें आपको बता पाया वो आप समझ पाएंगे दोस्तों। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद दोस्तों।